The capacitance of air-filled parallel plate capacitor is 1.3 picofarad. If the separation of the plates is doubled and wax is inserted between them, the new capacitance is 2.6 picofarad. Find the dielectric constant of the wax. एक एयर फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 1.3 पिकोफैरेड। अगर उसकी प्लेट्स का फासला डबल कर दिया जाए और दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल वैक्स लगा दिया जाए तो नई कैपेसिटेंस बनेगी 2.6 पिकोफैरेड। हमें मालूम करना है वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डेटा बना लेते हैं। पहले कैपेसिटेंस जो दी गई है हमें वो है 1.3 पिकोफैरेड, और जब उस कैपेसिटर में तब्दीली कर दी गई तो नए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम सी कॉम्प्लीमेंट से शो कर लेते हैं। और वो तब्दीली क्या थी कि प्लेट्स के फासले को डबल कर दिया गया था और दरमियान में लगा दिया गया था वैक्स। तो नई कैपेसिटेंस मालूम हुई 2.6 पिकोफैरेड। हमें मालूम करना है वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन आर से शो करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस मालूम करने का फॉर्मूला, अगर एयर फील्ड कैपेसिटर है तो वो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अगर कोई कैपेसिटर हो जिसमें डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया गया हो तो उसमें एप्सिलॉन आर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर जो नया कैपेसिटर है उसमें एक तब्दीली और की गई है कि जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है यानी डी, उसे डबल कर दिया गया है। तो हमने डी की जगह 2D लिख दिया और जो रिलेटिव परमिटिविटी है उससे भी इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये नई वाली जो कैपेसिटेंस है सी कॉम्प्लीमेंट, उसकी इक्वेशन बन गई। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। और डिवाइड करने का तरीकेकार क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और राइट साइड पर जो इक्वेशन है उसको हम राइट से ही डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह। तो सी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड हो गया सी से, और जो ये पूरी टर्म है राइट साइड वाली, ये इस राइट साइड वाली इक्वेशन से हो गई डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन आर और अपॉन में बचेगा 2। सी कॉम्प्लीमेंट अपॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर बचा है और नीचे 2 बचा है। अब चूंकि हमें एप्सिलॉन आर चाहिए, 2 को यहाँ से हटा देंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। एप्सिलॉन आर, ये 2 सी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई हो गया और ये सी अपॉन में पहले से मौजूद है। इन दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट की जगह 2.6 और सी की जगह 1.3। डिवाइड कर लेते हैं 1.3 से 2.6 को, तो 2 बचेगा और फिर 2 2 हो जाएगा 4। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। Three capacitors have capacitances 10, 50 and 25 microfarad. Calculate charge on each and the potential difference total capacitance when connected in parallel to a 250 volt supply. तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटेंस गिवन है 10, 50 और 25 माइक्रोफैरेड। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके साथ लगाई गई है वो है 250। हमें हर कैपेसिटर की अलग अलग जो चार्जेस की वैल्यू है वो मालूम करनी है और इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो मालूम करनी है। तो पहले बना लेते हैं डेटा। हमें एक कैपेसिटर दिया गया है 1, कैपेसिटर 1 10 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटर 2 है 50 माइक्रोफैरेड का, कैपेसिटर 3 है 25 माइक्रोफैरेड का, और इन्हें पैरेलल अरेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है। हमें मालूम करनी है इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस और तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस कितने हैं ये हमें मालूम करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है और पैरेलल सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस ऐसे मालूम होती है। उसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपली ऐड कर लेंगे तीनों कैपेसिटेंसेस को, 10, 50 और 25 तीनों को ऐड कर लिया
ऐड करने के बाद आंसर आया 85 माइक्रोफैरेड। जब टोटल कैपेसिटेंस आ गई तो हम टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस की मदद से टोटल चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो Q1 मालूम करेंगे। Q1 बराबर होगा C1 इंटू वी। C1 की वैल्यू है 10 और वोल्टेज जो हमें दिया गया वो है 250। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। 250 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2500 माइक्रो कूलम। Q2 मालूम करेंगे। Q2 मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही सेम फॉर्मूला है, बस C1 की जगह C2 आ जाएगा। C2 इंटू वी। C2 की वैल्यू 50 है और जो वोल्टेज है वो सेम है 250, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12500 माइक्रोकूलम। और इसी तरीके से हम Q3 मालूम कर लेंगे जो कि बराबर होगा C3 इंटू वी के। C3 की वैल्यू 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 250 से, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 6250 माइक्रोकूलम। न्यूमेरिकल नंबर 2 पार्ट बी है। 3 कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंसेस 10, 50 and 25 माइक्रोफैरेड। Calculate potential difference across each when connected in series to a 250 volt supply। वही तीन कैपेसिटर्स हैं लेकिन अब की बार वो सीरीज में अरेंज हैं और हमें इन तीनों कैपेसिटर का अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम करना है। सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए अब की बार उसने हमसे वोल्टेज पूछा है। डेटा बना लेते हैं। C1, C2, C3 पिछले सवाल की तरह सेम ही है, 10, 50 और 25 माइक्रोफेरेड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 250 वोल्ट। टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे और उसके बाद तीनों अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस मालूम कर लेंगे, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम इस सीरीज सर्किट को सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, 10, 50 और 25। 10, 50 और 25 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 50। 50 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 5 ज़ा 50, 5 आंसर आया। ऊपर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5। फिर 50 को डिवाइड करेंगे 50 से, 50 1 ज़ा 50, 1 आंसर आ रहा है, 1 1 ज़ा 1। और लास्ट में 50 को डिवाइड कर लेंगे 25 से, 25 2 ज़ा 50, 2 आंसर आया और 2 1 ज़ा 2। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 5 1 और 2 ये हो जाएगा 8/50। इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, 1/C हो जाएगा C और 8/50 हो जाएगा 50/8। 50 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6.25 माइक्रोफैरेड। टोटल कैपेसिटेंस आ गई। तो अब हम टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस की मदद से टोटल चार्ज मालूम कर सकते हैं। चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6.25 और वोल्टेज है 250, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 1562.5 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस माइक्रो में थी इसीलिए चार्ज का आंसर भी माइक्रो में ही आएगा, माइक्रोकूलम। अब चूंकि चार्ज आ चुका है तो हम V1, V2 और V3 मालूम कर सकते हैं। वोल्टेज मालूम करने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। V1 बराबर होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटर 1। चार्ज की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1562.5 और कैपेसिटर 1 की वैल्यू है 10, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 156.2 वोल्ट। इसी तरीके से V2 निकालेंगे। V2 बराबर होगा Q/C2 के। Q की वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि सीरीज सर्किट है, चार्ज सेम रहेगा हर कैपेसिटर के पास। अब की दफा C2 से डिवाइड करेंगे, C2 है 50, डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 31.25। और इसी तरीके से लास्ट में वोल्टेज 3 हम निकालेंगे Q/C3 से। Q वही है सेम और C3 की वैल्यू 25, डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 62.5 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 3, तीन कैपेसिटर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जो पहला कैपेसिटर है वो सीरीज में है और बाकी दो कैपेसिटर पैरेलल में है 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। हमें इन तीनों कैपेसिटर का चार्ज और तीनों कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी है। तो बना लेते हैं पहले डेटा। C1 की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोफैरेड और C3 की वैल्यू दी गई है 5 माइक्रोफैरेड।
और जो बैटरी हमें दी गई है वो है 100 वोल्ट की। मालूम क्या करना है, कैपेसिटर 1 का चार्ज, कैपेसिटर 1 की पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर 2 का चार्ज और कैपेसिटर 2 की पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटर 3 के अक्रॉस चार्ज क्या है और यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी 6 चीजें हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है इसका ये वाला जो पैरेलल वाला हिस्सा है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इन दोनों कैपेसिटर को हम सॉल्व करके एक ही कैपेसिटर बना लेते हैं। सॉल्विंग C2 एंड C3, चूंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पैरेलल कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है सिंपली ऐड करना। दोनों कैपेसिटर को ऐड कर लेंगे C2 और C3 को, तो इन दोनों कैपेसिटर की इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगी, जिसको हमने C कॉम्प्लीमेंट से शो किया हुआ है। C2 की वैल्यू है 3 और C3 की वैल्यू है 5, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ रहा है 8 माइक्रोफैरड। मतलब ये दोनों कैपेसिटर रिप्लेस किए जा सकते हैं एक अकेले कैपेसिटर से जिसकी वैल्यू होगी 8 माइक्रोफैरड। अब ये जो अकेला कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैरड का, जो इन दोनों को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर आएगा, वो इस C1 के साथ सीरीज में आ जाएगा। यानी ये दो कैपेसिटर C1 और इसके आगे जो कैपेसिटर बनेगा C कॉम्प्लीमेंट से जिसको हमने शो किया है, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम सीरीज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 और प्लस 1/C कॉम्प्लीमेंट। वो जो आगे कैपेसिटर बना है उसको हमने C कॉम्प्लीमेंट से शो किया है। C1 की वैल्यू गिवन है 2 और C कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला वो है 8। अब हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 आएगा आंसर, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4। इसी तरीके से फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 1। 4 और 1 हो गए 5, 5/8 इसको भी पलट देंगे तो 1/C हो जाएगा C और 5/8 हो जाएगा 8। 8/5 यानी 8 को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1.6 माइक्रोफैरड। मतलब ये हुआ ये तीनों कैपेसिटर हटाकर बदली किए जा सकते हैं सिर्फ एक कैपेसिटर से, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1.6 माइक्रोफैरड। यानी तीनों मिलकर भी इतनी ही कैपेसिटेंस देंगे जितनी ये अकेला कैपेसिटर देगा। तो टोटल कैपेसिटेंस हमें इस पूरे सर्किट की मालूम हो गई। जब टोटल कैपेसिटेंस आ गई तो अब हम टोटल चार्ज मालूम कर सकते हैं। चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। C अभी हमने निकाला है 1.6 और V दिया हुआ है सवाल में 100 वोल्ट। दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 160 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज मालूम हो गया, टोटल कैपेसिटेंस मालूम हो गई। अब हम फर्दन हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज मालूम करेंगे और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेंगे। वो किस तरह, ये जो पहला कैपेसिटर है यानी C1, ये बैटरी के साथ सीरीज में है और हम जानते हैं सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है। तो अभी हमने जो यहाँ से टोटल चार्ज मालूम किया है वही टोटल चार्ज C1 से भी गुजरेगा। तो टोटल चार्ज जो अभी हमने निकाला था Q, वो बराबर था 160 के, 160 माइक्रो कूलम के। तो यही चार्ज कैपेसिटर 1 से गुजरेगा, यानी Q1 वही रहेगा 160 माइक्रो कूलम। लेकिन आगे पहुंचने के बाद इस पॉइंट पर यहाँ से दो ब्रांचेस बन रही हैं, एक C2 के लिए और एक C3 के लिए। तो इसके बाद चार्जेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग चार्ज मालूम करना होगा। उसके लिए हमें पहले यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी होगी। पहले तो हम C1 की पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें C1 का चार्ज मिल चुका है। C1 का चार्ज कितना था 160 और कैपेसिटेंस कितनी है 2। 160 को 2 से डिवाइड किया तो जवाब आ रहा है 80 वोल्ट। यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 80। टोटल वोल्टेज बैटरी का था 100, जिसमें से 80 वोल्ट यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, तो बाकी बचे 20 वोल्ट्स। वो 20 वोल्ट्स यहाँ पर होंगे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास। तो आप चाहें तो उसको इस तरह लिख भी सकते हैं, टोटल वोल्टेज था 100 में से जो कैपेसिटर 1 का वोल्टेज था यानी V1 वो था 80, माइनस कर लेंगे 100 माइनस 80 क्या बच रहा है 220 वोल्ट्स। 100 माइनस 80 20 वोल्ट, जो कि इन दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो याद रखिएगा कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वो सेम रहता है। तो ऊपर का वोल्टेज भी 20 होगा
और ये जो कैपेसिटर 3 है इसका वोल्टेज भी होगा 20। C2 and C3 are in parallel, therefore V2 यानी यहाँ का वोल्टेज और V3 यहाँ का वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज सेम होंगे जो कि बराबर है 20 वोल्ट के। अब हमें दोनों वोल्टेज मिल गए, दोनों कैपेसिटेंस हमें ऑलरेडी नोन है, तो अब हम दोनों का चार्ज मालूम कर लेंगे। चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला है C इंटू वी। कैपेसिटर 2 की वैल्यू है 3 और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 2 है 20। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 60 माइक्रोकूलम। और Q3 मालूम करेंगे, Q3 बराबर होगा C3 इंटू V3। C3 की वैल्यू 5 है और वोल्टेज वही 20 है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100 माइक्रोकूलम। Numerical number 4, capacitor is charged through a large non-reactive resistance by a battery of constant voltage V. For this arrangement, if the capacitor has a capacitance of 10 microfarad and the resistance is 1 mega ohm, calculate the time taken for the capacitor to receive 90% of its final voltage. एक कैपेसिटर है जिसे चार्ज किया जा रहा है और लोड जो दिया गया है रेजिस्टर वो है 1 मेगा ओम का, और जो कैपेसिटर है उसकी खुद की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, और इसको चार्ज किया गया। जो इसका फाइनल वोल्टेज हो जाएगा चार्ज होने के बाद, उसका 90% तक जब तक वोल्टेज होता है इसकी प्लेट्स का, उस वक्त तक उसको चार्ज किया गया। तो 90% तक चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम बना लेते हैं डेटा। कैपेसिटेंस दी गई है कैपेसिटर की जो है 10 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, 10 इंटू 10 पावर -6। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर बचेगा 10 पावर -5, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। -6 + 1 क्या बनेगा -5। और रेजिस्टेंस भी दी हुई है, रेजिस्टेंस दी गई है 1 मेगा ओम। मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6, तो रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 10 पावर 6 ओम। और एक चीज और दी है, और वो ये है कि ये जो कैपेसिटर है 90% मैक्सिमम वैल्यू का 90% तक चार्ज होगा। मैक्सिमम जो चार्ज है उसको हमने Q0 से शो किया है, और इसका जो 90% चार्ज है उसको हमने शो किया है Q से। तो इसका मतलब Q बराबर होगा 90% ऑफ Q0। परसेंटेज को रेशो में लिखना चाहें तो 90/100, 90/100 का मतलब होता है 0.9। तो हमें रेशो मिल गया कि जो चार्ज स्टोर होगा, 90% चार्ज जो स्टोर होगा वो किसके बराबर है 0.9 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम चार्ज। और हमें बताना है टाइम, यानी कितनी देर में वो कैपेसिटर 90% मैक्सिमम वैल्यू का चार्ज हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आर का मतलब रेजिस्टेंस है, सी का मतलब कैपेसिटेंस है, और ये टाइम है। क्यू का मतलब जो चार्ज स्टोर होगा एट पर्टिकुलर टाइम, और क्यू नॉट का मतलब है मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर में स्टोर हो सकता है। तो जो जो वैल्यूज हमें मालूम है वो यहाँ पुट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू हमें पता है 0.9 क्यू नॉट अपनी जगह पर, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर की वैल्यू यानी रेजिस्टर की वैल्यू है 10 पावर 6, और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 पावर -5। इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ये जो Q0 है ये हो जाएगा कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचेगा 0.9, और राइट साइड पर बचेगा 1 माइनस ई पावर माइनस टी। यहाँ पर है 10 के ऊपर पावर 6 और 10 के ऊपर -5, तो 10 पावर 6 इंटू 10 पावर -5 जब सॉल्व करेंगे 6 - 5 तो बचेगा 10 पावर 1। अच्छा, अब ये जो टर्म है माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन 10, इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड पर। तो ये जो माइनस की टर्म है प्लस की हो जाएगी, और ये जो 0.9 है ये प्लस का है, इसको राइट पर ले आते हैं तो इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जो टर्म जब उधर गई तो ये प्लस की हो गई, और ये 0.9 है इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब 1 माइनस 0.9 0.1। इस ई को खत्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा नेचुरल लॉग। टेकिंग नेचुरल लॉग जिसको ln से शो किया जाता है, तो वो हम दोनों तरफ लेंगे। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स,
तो ये नेचुरल लॉग हमने लेफ्ट साइड पर भी ले लिया और हमने राइट साइड पर भी ले लिया। लॉग से ई कैंसिल हो गया, क्या बचा -t/10। और कैलकुलेटर से जब आप 0.1 का नेचुरल लॉग लेंगे तो वो आंसर आएगा माइनस का 2.3। माइनस लेफ्ट साइड पर भी और माइनस राइट साइड पर भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा t/10। 10 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके करेगा मल्टीप्लाई, और 2.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23 सेकेंड्स। यानी 23 सेकेंड के अंदर वो कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 90% तक चार्ज हो जाएगा। Numerical number 5. What capacitance is required to store energy of 10 kilowatt hour at a potential difference of 1000 volt? एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए कि वो 10 किलोवाट आवर एनर्जी को स्टोर कर ले अगर 1000 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो। डेटा बना देते हैं। जो एनर्जी दी गई है वो हमें किलोवाट आवर में दी गई है, 10 किलोवाट आवर। इसको हम पहले जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10⁻6 से। तो जो 10 किलोवाट आवर है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 से। 10⁻6 इंटू 10⁻1 क्या बन जाएगा 10⁻7। तो ये किलोवाट आवर से जूल बन गया, एनर्जी आ गई। दूसरी चीज जो हमें दी गई है वो है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 1000, और 1000 को लिखने का एक और तरीका है 10⁻3। ये इसलिए किया है कि आगे हमें जो सॉल्यूशन है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह वहां पे काम आसान हो जाएगा। और मालूम हमें करनी है कैपेसिटेंस। फॉर्मूला है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होने का कैपेसिटर के अंदर, E = 1/2 CV²। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इस फॉर्मूले से मालूम हो जाती है, E = 1/2 CV²। इसमें जो नॉन वैल्यूज है हम पुट कर लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू गिवन है 3.6 इंटू 10⁻7 और 1/2 फॉर्मूले का C मालूम करना है। V की वैल्यू गिवन है 10⁻3 और 10⁻3 पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आकर करेगा मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.6 से इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू C। 10⁻3 पे पावर 2 था तो 2 3 ज़ा 6। कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो इसको भी यहाँ से हटाया जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड करेगा तो C बराबर हो जाएगा, ये जो 3.6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 7.2 इंटू 10⁻7, और ये जो 10⁻6 था ये अपॉन में चला गया 10⁻6। 10⁻6 है ये ऊपर जाएगा 10⁻−6 हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। 10⁻1 का मतलब 10 होता है और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 72 फैरेड। न्यूमेरिकल नंबर 6. A 2.0 microfarad and 4.0 microfarad capacitors are connected in parallel across a 300 volt potential difference. Calculate the total energy stored in the capacitors. एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 4 माइक्रोफेरेड का, पैरेलल में जोड़ा गया है 300 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये पूछ रहा है। तो डेटा बना लेते हैं। कैपेसिटर 1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटर 2 है 4 माइक्रोफेरेड का, वोल्टेज है 300 और आपको एनर्जी मालूम करनी है दोनों कैपेसिटर की मिलाकर। अब चूंकि ये लगाए हुए हैं पैरेलल में तो पहले हमें इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा, जो कि बराबर है C = C1 + C2। C1 की वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू है 4, 2 और 4 हो जाएंगे 6, यानी ये टोटल जो है वो कॉम्बिनेशन मिलकर हमें 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस प्रोवाइड करेगा। अब हम मालूम कर लेते हैं एनर्जी। एनर्जी बराबर होती है 1/2 CV² के। 1/2 फॉर्मूले का C की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और वोल्टेज दिया गया है 300, 300 पे लगा हुआ है स्क्वायर। ये 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा इंटू 10⁻6 और 300 का स्क्वायर है 90,000। 9 3 ज़ा 27 और आगे है 10⁻⁻6। अब आप ये जो डेसिमल है इसको लेफ्ट पर ले जाएंगे 6 दफा, तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो आंसर बनेगा 0.27 जूल।
Numerical number 7, a 12-volt battery is connected to a capacitor resulting in 54 microcoulomb of charge stored on the capacitor. How much energy is stored in the capacitor? एक कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया और उसके नतीजे में उस कैपेसिटर में 54 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो गया। तो आपको ये बताना है एनर्जी कितनी स्टोर हुई। डेटा लिख लेते हैं। डेटे में चार्ज जो स्टोर हुआ है कैपेसिटर में वो है 54 माइक्रोकूलम और जो बैटरी लगाई गई है वो 12 वोल्ट की थी। आपको बतानी है एनर्जी। एनर्जी मालूम करने के लिए पहले आपको कैपेसिटेंस मालूम करनी होगी, जो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला Q इक्वल टू CV से। चार्ज जो स्टोर हुआ वो है 54, कैपेसिटेंस मालूम करते हैं और वोल्टेज है 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके करेगा डिवाइड 54 अपॉन 12, आंसर आएगा 4.5 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस आ गई है, वोल्टेज हमें पता है, तो अब हम एनर्जी वाले फॉर्मूले से एनर्जी मालूम कर लेते हैं। 1/2 फॉर्मूले का कैपेसिटेंस अभी हमने निकाली है 4.5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। वोल्टेज भी गिवन है 12 पे लगा हुआ है स्क्वायर। 4.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6, 12 का स्क्वायर 144। 144 को 2.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा 324 इंटू 10⁻⁻6। और डेसिमल को अगर 2 दफा लेफ्ट पर ले जाएं तो उस पावर में 2 ऐड हो जाएंगे, -6 + 2 हो जाएंगे -4। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है इस कैपेसिटर में वो है 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल।